नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एडवोकेट वीरेंद्र सिंह खुराना उपस्थित हूँ आज एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर। हमने 7 नवंबर की जो सैमुल्ला के निर्णय को आपके समक्ष रखा था और उसमें यह बताया था कि अब मालिकाना हक के संबंध में ब्लॉकचेन के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लॉ कमीशन को एक रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा है। बहुत से प्रश्न आए कि ये ब्लॉकचेन क्या है। इसके संबंध में लगातार व्हाट्सएप पे मैसेज आते रहे, क्योंकि एक अलग सा विषय लगा। अब तक जो हम कह रहे थे कि टाइटल की पुष्टि के लिए यानी कि आपकी सिर्फ एक रजिस्ट्री ही काफ़ी नहीं है, उसकी पूरी चेन देखी जानी है। जो शुरू से होता था, जिसको हम रिसाइटल कहते थे, जो कहा जाता है कि एक विक्रय पत्र में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो चीज़ है कि टाइटल आखिरकार आया कहाँ से। हम लोग ये देखा करते थे और एक सेटल लॉ है कि जो आपका दाखिल खारिज है, म्यूटेशन है, वह किसी भी प्रकार का आपको टाइटल प्रदान नहीं करता। वह सिर्फ राजस्व लेने के लिए, वह सिर्फ टैक्स लेने के लिए है। और अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जो नई बात आई कि भाई जो टाइटल है वह टाइटल भी आपकी एक सेल डीड सिर्फ एक प्रमाणिक तो है, प्रमाण तो एक दस्तावेज का है, लेकिन टाइटल के संबंध में आप उसको एक प्रमाण नहीं मान सकते। और जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, एक ब्लॉकचेन प्रणाली, आधुनिक ब्लॉकचेन प्रणाली को किस प्रकार से लागू किया जा सकता है, लॉ कमीशन को इस संबंध में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा। प्रश्न उठता है कि यह ब्लॉकचेन क्या है और क्या वास्तव में अब जो विक्रय पत्र होने जा रहे हैं भविष्य में उनका एकदम पूरी रूपरेखा बदलने जा रही है। क्या विक्रय पत्र निष्पादन का पूरा कानून बदलने जा रहा है। चलिए आज इसी पर चर्चा करते हैं कि ब्लॉकचेन सिस्टम है क्या। सुप्रीम कोर्ट ने प्रॉपर्टी के पंजीकरण और मालिकाना अधिकार के मामले में जो टेक्नोलॉजी के उन्मुख सुझाव दिए हैं, उससे आगे क्या परिवर्तन होगा, हम इसमें भी इस वीडियो में चर्चा करेंगे। खासकर ब्लॉकचेन तकनीक के संदर्भ में अगर आप प्रॉपर्टी लेते रहते हैं, बेचते रहते हैं या लेने से इच्छुक है, जीवन में कभी ना कभी प्रॉपर्टी कोई ना कोई लेता ही लेता है, या आप कानूनी परिवर्तनों में रुचि रखते हैं, यानी कि आप किसी भी तरीके से प्रॉपर्टी से जुड़े हुए हैं या कानूनी परिवर्तनों में रुचि रखते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये 12 से 13 मिनट की जो वीडियो होगी, यह आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जयमल बागची ने कहा है कि भारत में प्रॉपर्टी पंजीकरण व मालिकाना प्रणाली जो है वो काफी पुरानी है और उसमें पंजीकरण और टाइटल के बीच एक जबरदस्त गैप है। यानी कि जो पंजीकरण रजिस्ट्रेशन होता है और जो टाइटल है, स्वामित्व है, मालिकाना प्रमाण है, उसके बीच में काफी गैप है और जबरदस्त गैप है। कोर्ट ने विशेष रूप से कहा है कि पंजीकृत विक्रय या गिफ्ट जो है वह दस्तावेज होने का मतलब है स्वचालित रूप से मालिकाना अधिकार सुनिश्चित होना नहीं है। वह सिर्फ एक दस्तावेज प्रमाण के रजिस्ट्रेशन का ही प्रमाण पत्र है, केवल एक सार्वजनिक रिकॉर्ड है जो उपलब्ध है। और इस संदर्भ में कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वह पूरे देश के लिए एक रूपरेखा रोड मैप तैयार करे, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के साथ मिलकर, और यह देखे कि भूमि अचल संपत्ति के पंजीकरण व अधिकार निर्धारण में ब्लॉकचेन तकनीक कैसे उपयोगी हो सकती है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के पैरा नंबर 37 में क्या कहा है, इसको भी देखते हैं कि पैरा नंबर 37 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है। और पैरा नंबर 37 को देखने के बाद फिर देखेंगे आखिर ब्लॉकचेन प्रणाली है क्या।
सबसे पहले कहाँ इसका उपयोग हुआ, इसका कैसे उपयोग हो सकता है, और ये क्या हमारे लिए उपयोगी होगी या इसके कोई दुष्परिणाम भी निकल सकते हैं, और ये कब से लागू हो सकती है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट क्या कहा है, इस विषय पर हम लोग विचार करेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पैरा 37 में कहा क्या है। पैरा 36 क्या कहता है उसको हम देखते हैं। वी टेक नोट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल advancement only to suggest that there is now a possibility of overcoming the barrier that our laws have created in maintaining a register for transfer for long, but have neither granted credibility or conclusiveness of title. At the same time, the process of registration is cumbersome and time consuming, registration of deeds being a concurrent list subject. Government of India must take lead in constituting a body with the participation of the states to examine this issue in light of the technological advancement for integrating the property registration regime with concluding titling. The process may involve recasting and reviewing our existing laws. The Transfer Property Act 1882, Registration Act 1908, Stamp Act 1999, Evidence Act 1872, Information Technology Act 2000, Data Protection Act 2023, and may require introduction of new laws for incorporating blockchain technology with necessary safeguards. This will necessarily require establishing regulatory framework which institutionalizes process with integrity and efficiency. और 37 क्या कह रहा है? We therefore request the Law Commission to examine this issue in detail, consult the union, the states, and all other stakeholders as well as experts in field of information and technology and prepare a report on the issue that we have highlighted. लॉ कमीशन को एक रिपोर्ट बनाने के लिए भी कह दिया गया कि आप एक रिपोर्ट बनाएं। अब प्रश्न उठता है, चूंकि हम लोगों का ये जो चैनल हमने बनाया है और हम लोग हमेशा कहते हैं कि कानून का और निर्णय का विश्लेषण सरल हिंदी भाषा में, तो जो भी हमने 36 और 37 पैरा पढ़े ये तो अंग्रेजी में थे। तो चलिए, जो हमारे चैनल का मुख्य उद्देश्य है, इन दोनों पैराग्राफ को एक बार हिंदी में भी समझने का प्रयास करते हैं, हिंदी में भी पढ़ते हैं कि इसका अनुवाद करके देखते हैं कि हिंदी में इसका क्या मतलब निकल के आता है, क्योंकि वही हमारा उद्देश्य है कि किसी भी निर्णय का जो भी विश्लेषण होना है सरल हिंदी भाषा में होना है। उससे पहले वही आपसे निवेदन है, यदि आप लोगों को हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, हमें प्रोत्साहित करते रहें, जिससे हमें ऊर्जा मिलती रहे। चलिए देखते हैं इसका हिंदी में क्या कंक्लूजन आ रहा है, कानून और निर्णयों का विश्लेषण सरल हिंदी भाषा में। तो पैरा नंबर 36 कहता है, हम तकनीकी प्रगति पर केवल यह सुझाव देने के लिए ध्यान देते हैं कि अब उस देवधारी पर काबू पाने की संभावना है जो हमारे कानूनों ने लंबे समय तक हस्तांतरण के लिए एक रजिस्टर बनाए रखने में बनाई है, लेकिन ना तो विश्वसनीयता या शीर्षक की निर्णायकता प्रदान की है। साथ ही पंजीकरण की प्रक्रिया बोझिल और समय लेने वाली है। विलेखों का पंजीकरण एक समवर्ती सूची का विषय होने के नाते भारत सरकार को राज्यों की भागीदारी के साथ एक निकाय का गठन करने का बीड़ा उठाना चाहिए, जो संपत्ति पंजीकरण व्यवस्था को निर्णायक शीर्षक के साथ एकीकृत करने के लिए तकनीकी प्रगति के प्रकाश में इस मुद्दे की जांच करे। इस प्रक्रिया में हमारे मौजूदा कानूनों यानी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882, पंजीकरण अधिनियम 1908, स्टाम्प अधिनियम 1899, भारत साक्ष्य अधिनियम 1872 और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, डेटा अधिनियम 2023 का पुनर्गठन और समीक्षा शामिल हो सकती है।
इसके लिए आवश्यक रूप से विनियामक ढांचे की स्थापना की आवश्यकता होगी जो प्रक्रियाओं को ईमानदारी और दक्षता के साथ संस्थागत रूप प्रदान करे। 37वें, इसलिए हम विधि आयोग से अनुरोध करते हैं कि वह इस मुद्दे की विस्तार से जांच करे, संघ, राज्यों और अन्य सभी हितधारकों के साथ सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के विशेषज्ञों से परामर्श करे और हमारे द्वारा उजागर किए गए मुद्दे पर एक रिपोर्ट तैयार करे। ये हमने पैरा 36 और 37 को देखा। जो जजमेंट था, जजमेंट वही हमारा जो था, दोबारा जजमेंट बता देते हैं हम आपको ताकि कहीं पे भी कंफ्यूजिंग नहीं रहे कि जो हम जजमेंट बता रहे हैं वह जजमेंट कौन सा था। जजमेंट जो हमने कल देखा था, सिविल अपील जो आपका था सैमुल्ला वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार और 2025 INSC 1292, यह उस जजमेंट की हम लोग बात कर रहे हैं। क्योंकि देखिए ये इसकी अवस्था क्यों आई। 7 नवंबर, ये जो जजमेंट हम बता रहे हैं 7 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने कहा। बेंच में कौन थे? जस्टिस PS नरसिम्हा राव और जस्टिस जयमल बागची। आपने कहा कि भारत में प्रॉपर्टी पंजीकरण व मालिकाना प्रणाली पुरानी है और उसमें पंजीकरण और टाइटल के बीच एक जबरदस्त गैप है। कोर्ट ने विशेष रूप से कहा कि पंजीकृत विक्रय व गिफ्ट आदि दस्तावेज होने का मतलब स्वचालित रूप से मालिकाना अधिकार सुनिश्चित करना होना नहीं है, केवल एक सार्वजनिक रिकॉर्ड उपलब्ध है। हमने बात की इस बारे में भी। तथा इस संदर्भ में कोर्ट ने लॉ कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वह पूरे देश के लिए एक रूपरेखा रोड मैप तैयार करे, विभिन्न राज्यों और केंद्र सरकार के साथ मिलकर, और यह देखे कि भूमि या अचल संपत्ति के पंजीकरण व अधिकार में ब्लॉकचेन तकनीक कैसे उपयोगी हो सकती है। क्योंकि कोर्ट ने यह पाया कि वर्तमान प्रणाली ट्रॉमेटिक दुखद अनुभव है। खरीद, बेच और मालिकाना प्रमाण तय करने में लंबा समय, भरोसे की कमी और विवाद बहुत है। अब देखते हैं कि तकनीक के ये ब्लॉकचेन है क्या। भाई ब्लॉकचेन कह दिया, हिंदी में ऐसे विनियामक कह सकते हैं, लेकिन ये ब्लॉकचेन वास्तव में है क्या? ये ब्लॉकचेन, इसको पहले हल्का सा समझने का प्रयास करते हैं। तकनीक के मूल में देखें, अगर मेन हम टेक्नोलॉजी में जाकर देखें तो ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत वितरित लेजर है। लेजर दुकानों में बही खाते बनते थे ना पहले। अगर आप पुराने दुकानों में चले जाएं, जो पुराने जमाने के, और आज भी कई अगर पुराने सेठ जी के आप उसमें चले जाएं, लाला जी की दुकान पर, तो आज भी वहां लेजर रहते हैं, बही खाते। तो अब वो जो बही खाते थे, यानी कि तकनीक के, अगर आप हरिद्वार चले जाएं और हरिद्वार में जब पुश्तैनी बही खाते निकलते हैं, वहां से उल्टे वहां की जब पुश्तैनी बही खाता निकलता है कि आप कहां से किसके वंशज हैं, पूरी एक चेन निकल के आती है। कभी कोई व्यक्ति अगर हरिद्वार जाके किसी ने देखा हो, और जब आप वहां पिंडदान करने या जो किसी की डेथ होती है परिवार की, और आप वहां जाके देखने का प्रयास करते हैं, तो आप वहां हरिद्वार में जाकर जब देखेंगे कि एक बही खाते से अनेक, वो पूरे एक ही बही खाते में, और वो साइन करा लेते हैं आपको कई पीढ़ी पुरानी भी, पीढ़ी दर पीढ़ी। तो ऐसी एक ब्लॉकचेन, एक ऐसा बही खाता बन जाए जो रजिस्ट्री के लिए भी ब्लॉकचेन निकल के आ जाए कि पुरानी कहीं से कहीं, तो उसके बारे में जो कोर्ट बता रहा है कि तकनीक के मूल में देखें तो ब्लॉकचेन एक विकेंद्रीकृत वितरित लेजर है। यानी नेटवर्क में कई कंप्यूटर मिलकर एक रिकॉर्ड बुक साझा करते हैं। कई कंप्यूटर मिलकर, देखिए प्रयास कर रहे हैं स्क्रीन में आपको दिखाएं, कई कंप्यूटर मिलकर एक रिकॉर्ड बुक लेजर साझा करते हैं, जिसमें लेन देनों या अन्य रिकॉर्ड्स को ब्लॉक्स में संग्रहित करता है। कौन? कंप्यूटर। कई कंप्यूटर, जैसे दाखिल खारिज का कंप्यूटर जुड़ जाएगा, आपका खरीद का सेल डीड का कंप्यूटर जुड़ जाएगा, आपके जमीन के तमाम उसमें टाइटल से संबंधित जितने दस्तावेज हैं अलग अलग विभागों के एक साथ जुड़ जाएं, ब्लॉक्स में संग्रहित किया जाता है। यानी ब्लॉक में, जिसमें लेन देन अन्य रिकॉर्ड्स को ब्लॉक्स में संग्रहित किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से हैशटैग आता है ना, हैश के जरिए जुड़ा होता है। हमारे मोबाइल में हैश होता है ना, हैश के जरिए जुड़ा होता है। इस वजह से अगर हर एक ब्लॉक
हैश से जुड़ा होगा तो इस वजह से उसमें परिवर्तन करना बहुत कठिन हो जाता है। जब हैश के माध्यम से जुड़ा होगा तो उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते आप जल्दी से। अब इतिहास की बात करें तो ब्लॉक चेन आया कहां से? ब्लॉक चेन का जैसा विचार है ये 1991 में, देखिए ये भी जीके के एक प्रश्न है, हमें पता होना चाहिए ना। ब्लॉक चेन जैसा विचार 1991 में शोधकर्ता स्टॉर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा ने पेश किया था। जैसा हमने ब्लॉकचेन देखना पड़ा, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विषय दे दिया ब्लॉकचेन, तो हमने भी इसमें रिसर्च किया कि ये वास्तव में ब्लॉकचेन है क्या। तो जो ब्लॉकचेन का रिसर्च करके हमने निकला कि ब्लॉकचेन जैसा विचार 1991 में आया, किसके बाद आया, किन्होंने शोध किया, हम रिसर्च करने लगे, जजमेंट के बाद शोध किया, स्टॉर्ट हैबर और डब्ल्यू स्कॉट स्टोनेटा ने पेश किया था। लेकिन वास्तविक रूप में जो ब्लॉकचेन प्रोटोकॉल 2008 में सतोशी नाकामोटो नाम रहस्य द्वारा प्रकाशित व्हाइट पेपर, अभी व्हाइट पेपर कहां पे है, बिटकॉइन क्रिप्टोकरेंसी, बिटकॉइन ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, क्रिप्टो है ना, कैश सिस्टम आया, ए पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम, तो क्रिप्टो से संबंधित जो है, क्रिप्टो का जो बिटकॉइन है पीयर टू पीयर इलेक्ट्रॉनिक कैश सिस्टम के साथ आया था। कब? 2008 में सातोशी नाकामोटो के द्वारा, और 2009 में पहले ब्लॉक की माइनिंग के साथ लय हुआ। ये तो सिंपल सा ही हम देखना चाहते हैं क्या इसका इतिहास क्या है। सरल शब्दों में ब्लॉकचेन का मतलब क्या है, इसको देखने का प्रयास करते हैं। सरल शब्दों में ब्लॉकचेन का मतलब है ब्लॉक बराबर, ब्लॉक का मतलब वो डेटा की इकाई, चेन मतलब इन इकाइयों का पिछले से जुड़ाव, ब्लॉक डेटा की इकाई आ गई, और इस जो डेटा की इकाई है इसका पिछली से चेन के माध्यम से जुड़ाव, पूरे नेटवर्क में वितरण, परिवर्तन और पारदर्शिता। यानी कि भाई एक रजिस्ट्री हुई, पिछली रजिस्ट्री का अपना ऑटोमेटिक जुड़ा है ब्लॉक, उस पहले रजिस्ट्री का ब्लॉक, दाखिल खारिज का ब्लॉक, जितना सारा ब्लॉक है वो एक ब्लॉक को जोड़ दिया, पिछले से सब जुड़ते गए, तो एक क्लिक करिए आपने, पूरा का पूरा डाटा आपके पास वो आ सकता है। अब इसकी विशेषताएं क्या है और दुष्परिणाम भी क्या है, दोनों चीज देखेंगे आज हम इसमें। देखिए अभी तो लागू हुआ नहीं ना, अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा होता है जब कमेटी बने हमसे सुझाव मांग ले, तो अगर हम लोगों को इस पे सुझाव देने की भी आवश्यकता हुई तो उसके लिए हमें गुण और दोष दोनों पता होने चाहिए ना। अगर ब्लॉकचेन के लिए एक यह आ जाए कि हमको सुझाव देने हैं, तो ब्लॉकचेन के सुझाव के लिए भी हम लोगों को इसके संबंध में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो जितनी जानकारी हम जुटा पाए वो आपके साथ साझा कर रहे हैं। देखिए एक तो इसकी विशेषता है कि अपरिवर्तनीयता है, यानी कि इसमें एक बार जब रिकॉर्ड लिख दिया जाता है तो उसको बदलना बेहद मुश्किल है। दूसरा है विकेंद्रीकरण, यानी कि एक केंद्रीकृत प्राधिकरण पे भरोसा कम और नेटवर्क साझा भरोसा अधिक है, यानी कि आप किसी एक पे भरोसा की जगह एक नेटवर्क के माध्यम से पूरी डिटेल आपके पास आ जाएगी। दूसरा पारदर्शिता, नेटवर्क में शामिल नोड्स को लेजर का कॉपी मिलता है जिससे परिवर्तन तुरंत देख सकते हैं। अब ब्लॉकचेन सिर्फ क्रिप्टो मुद्रा के लिए नहीं है, क्रिप्टो में तो स्टार्ट किया ना उन्होंने, इसके अनुप्रयोग बढ़ रहे हैं, जैसे प्रॉपर्टी के रिकॉर्ड कीपिंग, जो प्रॉपर्टी की रिकॉर्ड कीपिंग में बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक ट्रैकिंग में बढ़ रहा है। लॉजिस्टिक ट्रैकिंग जैसे कोई आप सामान भेजा, अब आप देखिए कभी आप देखते हैं ना कि, और वोटिंग सिस्टम आदि में भी बढ़ सकता है। अब लॉजिस्टिक में कैसे उपयोग हो रहा है, अब आपने कोई सामान बुक कर दिया, आजकल ऑनलाइन सब शॉपिंग कर रहे हैं, या कोई रजिस्ट्री ही कर दी, तो अब आप देखिए आपको पता चलता है कि अब ये रजिस्ट्री कहां पहुंची, ये रजिस्ट्री इस पोस्ट ऑफिस से फलाने पोस्ट ऑफिस में आपका हो गया, वहां अब ये ओपन हो गया, ओपन होने के बाद यहाँ सॉर्ट हो गया, फिर अगले पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया, अब ये इस पोस्ट ऑफिस में पहुंच गया, अभी यहां पहुंच गया। यानी कि जैसे जैसे वो पहुंच रहा है वो ब्लॉकचेन के माध्यम से, वही एक ब्लॉकचेन ही तो है कि यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, यहां पहुंचा, अब डिलीवर्ड या अनडिलीवर्ड। तो जो पूरा ट्रैकिंग सिस्टम है वो भी ब्लॉकचेन है। सरल भाषा में जो ट्रैकिंग सिस्टम हमारा है वो पूरा का पूरा ब्लॉकचेन है। अब सुप्रीम कोर्ट ने ब्लॉकचेन का सुझाव क्यों दिया, यह जानना भी तो बड़ा हमारे लिए जरूरी है जी। ये तो जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया गया कि भारत में प्रॉपर्टी का पंजीकरण का जो ढांचा है वह काफी पुराना है, जैसे कि रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882, स्टाम्प एक्ट 1899,
आदि आदि, जिनमें बहुत सारा काम आज भी कागजी है। यानी कि जब सब कुछ कम डिजिटल हो रहा है, यह आज भी कागजी है। सुप्रीम कोर्ट ने समस्या यह बताई कि एक सेल लीट हुई, पंजीकृत हो गई। अब वो सेल लीट जो पंजीकृत हो रही है वह डॉक्यूमेंट का पंजीकरण तो बता रहा है, उसका तो प्रमाण है, लेकिन मालिकाना हक का प्रमाण नहीं है। इस कारण व्यक्ति को बहुत वर्षों की ट्रांजैक्शन देखनी पड़ेगी ना। अगर आप टाइटल देखना है तो टाइटल कहां से कहां से ट्रांसफर हुआ वो देखना बड़ा जरूरी है भाई। एक सेल लीड तो आप नहीं कह सकते ना, जो एक सेल लीड आप देख रहे हैं उसमें तो वो सेल लीड टाइटल कंफर्म नहीं करती आपका। टाइटल के लिए आपको पुरानी चेन देखनी पड़ती है कि कहां से कहां टाइटल कहां से कहां ट्रांसफर हुआ। तो इस कारण व्यक्ति को पुराने ट्रांजैक्शन देखने पड़ते हैं, और बहुत वर्षों के ट्रांजैक्शन अगर आप देखेंगे तो उसमें हेर फेर खोज और लीगल जंग करनी पड़ती है। देखिए, हम इस समय देहरादून में हैं और हम देहरादून से इस वीडियो को बना रहे हैं, आप पुस्तक कहीं से भी देख रहे हो इस वीडियो को। देहरादून में रजिस्ट्री कार्यालय में बकायदा एक मुकदमा चल रहे हैं कि पता चला कि रजिस्ट्री कार्यालय की सेल लीड की पुरानी सेल लीड में ही हेरा फेरी हो गई, इंक तक बदल दी गई, पुरानी इंक लेकर बदल दिया गया, तो वो डॉक्यूमेंट ही बदल दिया गया। तो यह भी एक समस्या थी और सुप्रीम कोर्ट ने देखा, देहरादून का केस नहीं देखा, हम तो उदाहरण के लिए हमने आपको यहां देहरादून का बताया। तो अब कोर्ट ने देखा कि ट्रांजैक्शन में हेर फेर होने की संभावनाएं भी बहुत ज्यादा है और ऑफिस में खोज लीगल जंग लड़नी पड़ती है। इसलिए कोर्ट ने कहा कि ब्लॉकचेन जैसी तकनीक अपनाई जाए ताकि रिकॉर्ड्स टेम्पर प्रूफ रहें, यानी कि भ्रष्ट न होने सकने वाले, टेम्पर ना किया जा सके उसमें। और एक मालिकाना श्रृंखला, जो हम कहते हैं श्रृंखला देखनी है, चेन देखनी है, ओनरशिप हिस्ट्री सत्यापित भी हो क्लिक करो, सत्यापित रहे, वो ब्लॉकचेन ऐसी हो कि वेरीफाइड रहे और एक्सेसिबल भी हो, क्लिक करते ही आपके पास हो जाए। और एक कंक्लूजिंग टाइटलिंग की ओर कदम उठे जहां पंजीकरण के बाद विवाद कम से कम हो। कोर्ट ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार मिलकर नीतियां प्रक्रिया तय करें और ब्लॉकचेन आधारित मॉडल पर विचार करें। इसका मतलब है कि भविष्य में जमीन संपत्ति खरीद बेच में कम कागजी जंग, कम अंदाजा व ज्यादा भरोसेमंद रिकॉर्ड हो सकते हैं, लेकिन अंदाजे पे नहीं होगा, ये भरोसेमंद होंगे। अब क्या बदल सकता है और क्या नहीं, ये भी चुनौतियां हैं। और क्या चुनौतियां, देखिए क्या बदल सकता है, इससे अगर हम ये लागू हो गया तो पंजीकरण प्रक्रिया डिजिटल हो जाएगी, पहले तो पेपरलेस हो जाएगी, और पेपरलेस की तो हम चली पड़े, पंजीकरण प्रक्रिया तो पेपरलेस की तरह हो ही गई, सब जगह सॉफ्टवेयर बन गए हैं रजिस्ट्री के। रिकॉर्ड्स ब्लॉकचेन पर होने से नकली घपले की संभावना कम होगी। जो ब्लॉकचेन पर, वेरीफाइड ब्लॉकचेन पर अगर रिकॉर्ड्स होंगे तो नकली या घपले होने की संभावना कम हो जाएगी। मालिकाना प्रमाण पहले से स्पष्ट स्ट्रक्चर हो सकते हैं। लेन देन प्रक्रिया तेज हो सकती है क्योंकि पिछले रिकॉर्ड तुरंत उपलब्ध होंगे, एक क्लिक पे उपलब्ध हो जाएंगे। अब लेकिन चुनौतियां भी तो हैं, दुष्परिणाम भी हैं। राज्यों के राजस्व भूमि विभागों में जो है रजिस्टर कार्यालयों को तकनीकी प्रशिक्षण संसाधन जुटाने होंगे। तकनीकी, अभी कई दिन से हम देख रहे हैं कि पोस्ट ऑफिस में रजिस्टर नहीं हो रही। देहरादून के जिला न्यायालय के पोस्ट ऑफिस से लेकर इवन क्लॉक टावर तक के पोस्ट ऑफिस में आप एक साधारण रजिस्टर डाक नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर्वर डाउन है। देख नुकसान जिसके दुष्परिणाम है। कानूनी रूप से कंक्लूसिव टाइटलिंग व्यवस्था को लागू करना इतना आसान भी नहीं है। जमीन विवाद, पुराने रिकॉर्ड, विशेषाधिकार आदि बहुत बड़े इशू हैं। ब्लॉकचेन को लागू करते करते डेटा, यानी कि जो डेटा माइग्रेशन, यानी कि पुराने रिकॉर्ड को नए प्रणाली में हस्तांतरण का काम भारी हो सकता है। अब इसीलिए लॉ कमीशन को कहा है कि अब देखिए इसमें क्या हो सकता है। टेक्नोलॉजी के साथ डाटा सिक्योरिटी, साइबर सुरक्षा, गोपनीयता भी मेन पहलू होंगे क्योंकि साइबर अटैक हो जाता है। तो यह भी है। विभागीय, प्रादेशिक, स्टेट वाइज विविधताओं को मिलाकर पूरे देश पर रोल आउट करना बड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। देखिए होगा चुनौतीपूर्ण। तो इसलिए यह सिर्फ ब्लॉकचेन लगाओ और सब ठीक हो जाए
नहीं है। ब्लॉकचेन लगाओ और सब ठीक हो जाए, सब नहीं है, बल्कि एक समय कानूनी प्रक्रियात्मक तकनीकी रणनीति चाहिए। इस दिशा में अब एक और इंपॉर्टेंट, अभी तो इस दिशा में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी सिर्फ निर्देश दिए हैं, अब करो, ऐसा नहीं कहा कि अब करो, बल्कि अध्ययन करो, रिसर्च करो, रिपोर्ट लाओ, ऐसा कहा है। लॉ कमीशन को कहा कि रिपोर्ट लाओ। रिपोर्ट का मतलब इसके प्लस माइनस सारे पहलू लेकर आओ कि इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या नहीं हो सकता, इसके सभी पहलू आपको लाने हैं। अब देखिए, अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने बेचने जा रहे हैं तो यह ध्यान देने हैं कि आने वाले समय में रिकॉर्ड भरोसेमंद होने लगेंगे। मतलब आपको चेक करने के लिए पुराने दस्तावेजों में गहराई से नहीं टूटना पड़ेगा, आपको क्लिक से ही सब दस्तावेज एक चेन मिल जाएगी और वो ऑथेंटिक होगी, वेरीफाइड होगी। इसके साथ साथ यह बढ़िया है कि यदि आप वकील, रियल एस्टेट एजेंट, रजिस्टर ऑफिस जॉब में कहीं पर भी हैं तो इस तकनीक के लिए हमें तैयार रहना होगा। तकनीकी बदलाव के लिए तो हमें तैयार रहना होगा। नए सिस्टम आने वाले हैं, अब सब कुछ डिजिटल हो रहा है, तो इसके लिए तैयार भी रहना है। तो अगर आपसे लॉ कमीशन हम लोगों से रिपोर्ट मांगे तो इसके प्लस माइनस देते हुए उसको सुझाव देने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और अभी पुराने कानून और प्रक्रियाएं बनी हुई हैं, नए बदलाव धीरे धीरे लागू होने हैं, इसलिए अभी पुरानी जांच को नहीं छोड़ना है हमें। ये तो भविष्य में है, कब होगा तो लॉ कमीशन रिपोर्ट देंगी, कब इसमें होगा, लेकिन यह मानिए कि आगे आने वाला भविष्य ब्लॉकचेन से संबंधित ही है। अभी लॉ कमीशन में अपने सुझाव भी दे सकते हैं और इस पर हम विचार भी कर सकते हैं कि आसपास के में पंजीकरण प्रक्रिया में क्या क्या सुविधा है, क्या नहीं है, डिजिटल रूप में कितनी खुली है, कॉन्स्टिट्यूशन होती है। तो ये विषय समझना बहुत बढ़िया रहेगा। देखिए, हम जहां जहां डिजिटलाइजेशन हो रहा है हम उसको देखते रहें, तो इसलिए हम समय के साथ साथ बदलना बड़ा जरूरी है और हम लोग अगर समय के साथ साथ बदलते रहेंगे तो हमें कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए, आज हम लोगों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट ने 7 नवंबर 2025 को निर्देश दिए थे, उसमें ब्लॉकचेन तकनीक है क्या और यह प्रॉपर्टी क्षेत्र में क्यों मायने रखती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, आपको हमारा प्रयास हिंदी सरल भाषा में जो हम लोग लेके आए हैं इसको पसंद कर रहे हैं, तो देखिए इसको लाइक करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लग रहा है, आपको शेयर करने से क्या होगा, और अधिक से अधिक जानकारी साझा होती रहेगी, लोग हमसे ज्यादा जुड़ते रहेंगे, तो हमें उनको भी एक उत्साह मिलेगा कि इतने लोग हम लोग के साथ जुड़ रहे हैं, तो हमारा जो प्रयास है वो व्यर्थ नहीं जा रहा है, हमें एक शक्ति मिलती रहेगी, एक टॉनिक मिलता रहेगा। तो आप लोग से ये निवेदन है कि आप लोग इसी तरह हमें प्यार देते रहे, आप लोग प्यार दे भी रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आपका आभार। कल फिर हम लोग मिलेंगे एक नए निर्णय के साथ, एक नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार।